पहले हम देख लेते हैं जल प्रदूषण होता क्या है। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल में बहुत सारे हानिकारक और अवांछनीय पदार्थ होते हैं, वो जब जल में मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेंट हो जाता है, उसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, देखो अगर रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो होते हैं ना, वो अगर जल में मिल रहे हैं तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी भारी धातुओं का यूज किया जाता है। वो भारी धातुएं क्या होती है, पानी के अंदर मिलती है और फिर क्या होता है, उनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। जैसे कैडमियम होता है उसमें, आर्सेनिक होता है उसमें, सीसा वगैरह होता है, ये सब बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घरेलू वाहित मल, हमारे घर से निकला जितना भी कचरा वगैरह है या नालियों से जितना कचरा निकलता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी राख जो होती है वो कहाँ मिलती है, जल के अंदर जाके मिलती है, जिससे क्या हो रहा है, जल जो हो रहा है वो प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और औद्योगिक अपशिष्ट, जितनी भी कल कारखाने होते हैं उनका जो अपशिष्ट निकलता है वो सारा का सारा जाकर कहाँ मिलता है, वो नदियों में जाके मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ये मेन फैक्टर है इसके। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण मापने के लिए किन किन विधियों का यूज किया जाता है। तो पहले तो आप समझिएगा DO क्या होता है। ठीक है, एक DO होता है, एक BOD होता है, एक MPN होता है, एक COD होता है। इनको एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले समझिएगा DO क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन किसे कहा जाता है। देखो घुलित ऑक्सीजन का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम बात करें स्थल की बात करें, यहाँ जल को छोड़ दो, अभी थोड़े समय के लिए जल को छोड़ देते हैं, स्थल की बात करें, मान लो एक व्यक्ति को 1 यूनिट ऑक्सीजन की जरूरत लग रही है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मान लो व्यक्ति कितने हैं, 10 व्यक्ति है, और ऑक्सीजन कितनी यूनिट है ना, 10 व्यक्ति है और ऑक्सीजन कितनी यूनिट है, मान लो 8 यूनिट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को क्या हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, यह कोरोना काल में आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ रही थी। ठीक उसी प्रकार जो जल में ऑक्सीजन की कमी होती है उसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल में जब घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो जल में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो इसको क्या होता है, DO यदि 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो घुलित ऑक्सीजन है वो 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो उसे क्या माना जाएगा, प्रदूषित जल माना जाएगा। वो जल क्या है, प्रदूषित है। अगर 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे शुद्ध जल, पीने लायक जल माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो DO 4 मिलीग्राम से भी कम है, बहुत ज्यादा कम है डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो उसे क्या माना जाएगा, हाईली पॉल्यूटेंट वाटर, बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी है। ये बोल सकते हो आप कि कपड़े धोने के लिए भी आप यूज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रदूषित है। ठीक, अगर DO 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जितनी भी नदियां होती ना जो शुद्ध जिनको शुद्ध माना जाता है उनका कितना माना जाता है, DO वो माना जाता है 10 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है उसी को कहा जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, और डिसॉल्व ऑक्सीजन के आधार पर ही भारत की सबसे शुद्ध नदी मानी जाती है, वो क्या है, वो चंबल नदी मानी जाती है। हाँ ध्यान रखिएगा, चंबल नदी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बहती है तब तक तो शुद्ध मानी जाती है, जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में वो गंदी हो जाती है। ठीक है, तो उस आधार पर देखा जाए तो चंबल क्या है, सबसे ज्यादा शुद्ध मानी जाती है डिसॉल्व ऑक्सीजन के आधार पर। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना, जैसे यहां पर हेल्थी वाटर है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, हेल्थी वाटर है, ये अच्छा पानी है ना, ये नुकसान नहीं करेगा। अगर बात करें डिसॉल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो यह अनहेल्थी वाटर माना जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे मछली की हालत खराब हो रही है ना, बीमार पड़ रही मछली, धीरे धीरे क्या होगा, ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जलीय जीवों के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी होना चाहिए, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होना चाहिए, और नदियों के लिए 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के लगभग होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, BOD क्या है, BOD को हम समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बायो का मतलब होता है सजीव, ठीक है, बायो को मतलब आपको पता है सजीव होता है। तो क्या होता है, जल में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जब घुले होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उनको नष्ट करते हैं, उनको खत्म करते हैं, अपघटित करते हैं। तो वो जब अपघटन करते हैं तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसकी उनको जरूरत लगती है। जब उसकी उनको जरूरत लगती है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन वो क्या ले लेंगे,
अपने पास रख लेंगे। तो बाकी के जो जीव होंगे ना, उनके लिए फिर क्या होगा, हानिकारक होगा, यानी पानी फिर प्रदूषित होगा। तो ध्यान रखिएगा, पानी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं उनको क्या है, सूक्ष्मजीवों द्वारा जो ऑक्सीजन यूज में ली जाती है उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। अगर बीओडी ज्यादा है, यानी कार्बनिक पदार्थ ज्यादा घुले हुए हैं, तो इसका मतलब है जल क्या है, प्रदूषित है, पोल्यूटेंट है। अगर बीओडी कम घुला हुआ है, इसका मतलब क्या, पानी शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, जैसे 1 से 2, बीओडी क्या है, 1 से 2 के लगभग है मिलीग्राम प्रति लीटर, तो उस पानी को क्या माना जाएगा, गुड है, ठीक है, आप अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे ही बढ़ता चला जाएगा 100 और उससे ऊपर हो जाएगा, तो वो पानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो पानी को शुद्ध करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना पानी के अंदर, जो जो चीजें हमने फेंक दी, बहुत सारी चीजें, या रोटी वगैरह हमने फेंक दी, माला वगैरह होती, फूलों की माला हमने पानी के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है, उसको रासायनिक विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अलग से केमिकल डाल के, है ना, उसी को रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, उन केमिकल को नष्ट करने के लिए अलग से केमिकल मिलाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सीओडी अगर ज्यादा है, केमिकल पानी के अंदर ज्यादा है, तो वो प्रदूषित माना जाएगा जल, और सीओडी अगर क्या है, कम है, तो वो क्या माना जाएगा, प्योर माना जाएगा पानी। ठीक है, और इस विधि के द्वारा ही सबसे अच्छे तरीके से प्रदूषण लेवल मापा जाता है जल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें एमपीएन की, तो इसका फुल फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, जो इंजीनियरिंग करने वाले जो छात्र होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है एमपीएन तकनीक का, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, एमपीएन में क्या होता है, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को देखा जाता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अच्छे माने जाते हैं, है ना। अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं, अन्य जीवों को ये नष्ट करते हैं, जो पानी के अंदर हानिकारक होते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया की संख्या को देखा जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया जाता है, फिर उसमें छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब में इनको भरा जाता है और इनमें इनकी संख्या को देखा जाता है किस प्रकार से। बहुत सारी प्रोसेस है, इतना आपको नहीं देखना है, आपको एमपीएन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और इसमें होता क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया की संख्या को मापा जाता है। अब बात करें हम सुपोषण, यूट्रोफिकेशन या यूट्रिफिकेशन। तो सुपोषण क्या होता है, देखो सु का मतलब होता है अच्छा, है ना, यानी इसका अर्थ तो होता है अच्छा पोषण। ठीक है, लेकिन अगर ये जल में अगर मान लो पोषण स्तर बढ़ जाए, जल के अंदर जो पोषक पदार्थ बढ़ जाते हैं, तो वो क्या माना जाता है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। पोषक पदार्थ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, हमारे खाद्य पदार्थों में होना चाहिए। फल फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनमें पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, जल के अंदर पोषक पदार्थों की कोई जरूरत नहीं होती। अगर जल में पोषक पदार्थ बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, जल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे शैवाल पनपने लगेंगे, और ये शैवाल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एल्गी बूम या एल्गी ब्लूम कहा जाता है। इसको शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में शैवाल का बढ़ना क्या कहलाता है, शैवाल प्रस्फुटन। जब शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, घुलित ऑक्सीजन लेने लगते हैं, है ना, क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। अब जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। देखो ऑक्सीजन की सबको जरूरत लगती है, हमें भी लगती है और पानी के अंदर जीव जंतु उन्हें भी लगती है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उनका भी तो दम घुटेगा, तो उनका दम घुटेगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो भी मरने लगेंगे। और ये शैवाल पूरे के पूरे तालाब पे फैल जाते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कीचड़ में, मड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे पूरी तरीके से तालाब सूख जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन जो होता है ना, जल में पोषक पदार्थों का बढ़ना, ये जल तंत्र की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए देखो, अगर हम बात करें जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन की, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, फूड चेन, उसके पोषण स्तर बढ़ने के साथ कुछ जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं, जो कभी खत्म ना होने वाले पदार्थ, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं। ये क्या होता है, पोषण स्तर बढ़ने के साथ लगातार बढ़ते चले जाते हैं, इसी को जैव आवर्धन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अब इसको अच्छे से समझते हैं। पोषण स्तर, जैसे इसको T1 कहा जाएगा, जिस स्तर पर रहकर कोई जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करता है, उस स्तर को उसका पोषण स्तर कहा जाता है। ये हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, अब इसको T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 कहा जाएगा। अब होता क्या है इसमें, मान लो हमने केमिकल का यूज किया, है ना, हमारी फसलों पे कौन सा, डीडीटी का छिड़काव किया। ये एक प्रकार का कीटनाशक होता है, इसका हमने छिड़काव किया। जब इसका छिड़काव किया, जब बारिश हुई तो ये जो डीडीटी था, ये कुछ मात्रा में तो पानी में घुलित हो गया,
और फिर क्या हुआ, जितने भी फसलें होती है वो कुछ फसलों का कुछ अंश जो है वो नदियों में बहकर चला गया। तो उस अंश को किसने खा लिया, उस अंश को छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया, बहुत ज्यादा छोटी छोटी कीटों के रूप में जो पाई जाती है, एकदम बच्चा मछली है ना। तो इस बच्चा मछली है ना, इस बच्चा मछली को किसने खाया, एक मध्यम साइज की मछली ने, मध्यम आकार की मछली है ना, मध्यम आकार की मछली ने खाया। अब इस मध्यम आकार की मछली ने कोई एक कीट मछली को तो या एक बच्चा मछली को तो नहीं खाया, बहुत सारी खाई। तो जब बहुत सारी खाई तो सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डीडीटी की मात्रा गई थी, ठीक। तो डीडीटी की मात्रा गई थी, फिर इसको खाया, फिर इस बड़ी मछली ने क्या किया, खूब सारी मध्यम साइज की मछलियों को खाया। तो इनके अंदर डीडीटी क्या गया, इनके अंदर इससे ज्यादा गया, और बड़ी मछली में डीडीटी की मात्रा क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। अब इंसान ने क्या किया, इंसान ने इस बड़ी मछली को भी निपटा दिया, ठीक है। अब इंसान के पास जो डीडीटी की मात्रा गई ना, वो सबसे ज्यादा गई। इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं ना, जो कभी खत्म नहीं होते, वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, एमआईसी हो गया, ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है, यानी जो कभी खत्म ना होने वाले पदार्थों का बढ़ते चले जाना जैव आवर्धन कहलाता है। अब देखो, अगर बात करें जल प्रदूषण से जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं जो आपको समझ में आएगी। एक बच्चा है जो गंदा पानी पी रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और एक बच्चा जो है नहा रहा है ना, और गंदगी देख सकते हो नदियों में आप पीछे की साइड, ठीक। और यहाँ पर एक ये जावा आइलैंड है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड आइलैंड माना जाता है, इंडोनेशिया में है ये, ठीक है, कितना ज़्यादा प्रदूषित है। और ये एक वर्कर काम कर रहा है जो नदी से क्या निकाल रहा है, डेड फिश निकाल रहा है, ठीक है, ये चाइना का। और ये हमारे इंडिया की तस्वीर है गंगा नदी की, जिसको पवित्र माना जाता है, उसी में आज लाशें तैर रही है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार से जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो, जल प्रदूषण से फिर क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है। तो एक एक करके समझते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। देखो, पहले तो अगर बात करें, जल में बहुत सारी भारी धातुएं होती हैं। अब जल के अंदर भारी धातुएं नहीं होती, जल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेंट अलग से मिला देते हैं, पदार्थ मिला देते हैं, तो उनमें भारी धातुएं होती है, वो जल के अंदर मिक्स हो जाती है ना, जिससे जल की गुणवत्ता क्या होती है, बदल जाती है। कौन कौन सी भारी धातुएं होती है, एक तो होता है पारा, एक होता है सीसा, एक होता है कैडमियम, आर्सेनिक, और भी होता है, लेकिन ये मुख्य मुख्य आपको ध्यान रखना है। ये भारी धातुएं जो होती है ना, इनका घनत्व कितना होता है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक से अधिक, उनको भारी धातु माना जाता है। अब देखो, इससे रोग क्या होता है, पहला, मरकरी की अधिकता से, पारे की अधिकता से क्या रोग होता है, ठीक है, एक प्रकार का मीनामाटा रोग हो जाता है। मीनामाटा एक टापू है जो कहां पर पड़ता है, एक आइलैंड है जो कि जापान में पड़ता है। वहां पे क्या था, एक कंपनी थी, वो कंपनी बहुत ज्यादा मरकरी का यूज कर रही थी, जितने भी प्रोडक्ट वगैरह बनते थे वो मरकरी का यूज कर रही थी, और फिर क्या होता था, वो कहीं भी फेंक देती थी। तो उस क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा था, पारे की अधिकता के कारण एक रोग फैल रहा था, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, मीनामाटा रोग दिया, ठीक है। इसमें होता क्या है, जितने भी हाथ पैर होते हैं, होंठ होते हैं, जीभ वगैरह, ये सब के सब अंग जो होते हैं ना, सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। आंखों में धुंधलापन छा जाता है, और धीरे धीरे जो होता है ना, हमारा कॉर्निया तक खराब हो जाता है। कॉर्निया का काम क्या होता है, एक तरह से कैमरे की तरह काम करता है, कॉर्निया दिखाने का काम करता है, वो हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये पारे की अधिकता से। अब देखो, दूसरा अगर हम बात करें तो एक रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग हो जाता है। इसे आउच डिजीज भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका, ये भी जापान से ही हुआ शुरुआत इसकी। इसमें होता है क्या है, हमारा लीवर और लंग्स खराब हो जाते हैं, है ना, और शरीर के जो है त्वचा, वो स्किन जो है लटक जाती है ना, और रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो टेढ़ी हो जाती है, हाथ पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। ये कैडमियम की अधिकता से रोग होता है, ध्यान रखिएगा। देखो, अगला अगर हम बात करें, पीबी, सीसा यानी लेड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, प्लम्बिस में रोग हो जाता है, लेड पॉइजनिंग कहा जाता है इसको, सीसा युक्त जहर, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है छोटे बच्चों के लिए, उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। बच्चे जो होते हैं ना, कुछ भी चीज आप देते हो, खिलौना भी देते हो, तो उसको भी खाने लगता है बच्चा, है ना, एक तरह से बोल सकते हो वो धीरे धीरे उसकी मानसिक क्षमता जो है घटती चली जाती है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और खास तौर पे बच्चों को ये प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आर्सेनिक, आर्सेनिक की जो अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है, ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। अब देखो, ब्लैक फुट डिजीज में होता क्या है, जो पैरों की जो चमड़ी है ना, वो खराब होने लगती है धीरे धीरे, ऊपर की जो लेयर है वो धीरे धीरे डेड होने लगती है, और पैरों के जो नाखून होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे सड़ने लगते हैं,
है ना, पैरों के नाखून जो होते हैं ना धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, ठीक है, और उनमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है और धीरे धीरे पूरे के पूरे नाखून खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, तो आपको ध्यान रखना आर्सेनिक की वजह से। और आर्सेनिक ये जो बीमारी है सबसे ज्यादा किस राज्य में, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में है, ठीक है, सबसे ज्यादा। कौन सी, ब्लैक फूट डिजीज। देखो अगला अगर हम बात करें तो फ्लोराइड की अधिकता से और फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखो ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड जो होता है ना पानी के अंदर एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा, है ना, संतुलित होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो फ्लोराइड की अधिकता हुई तो कौन सा रोग हो जाएगा, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है, दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है इनेमल, है ना, और हमारे शरीर का भी सबसे कठोर भाग माना जाता है इनेमल, चट्टान से भी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन होता है क्या है, फ्लोराइड की अधिकता से हमारा जो इनेमल होता है ना वो खराब होने लगता है, धीरे धीरे क्षरित होने लगता है, फिर दांत में गड्ढे वड्ढे पड़ने लगते हैं और दांत पीले भी पड़ जाते हैं और चितकबरे हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभी तो कहीं कहीं तो आपको दांत बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ेंगे और कहीं कहीं आपको पीले दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर समस्या कहाँ होती है, जहाँ फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और एक जुबा केसरी से भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सेवन नहीं करना उसका। तो अगर बात करें फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग होता है, फ्लोराइड की कमी हो जाएगी तो उससे भी रोग होता है, कौन सा, दंत क्षय रोग हो जाता है, दांत टूट कर गिरने लगते हैं, है ना, दांत कमजोर हो जाते हैं, किसकी वजह से, फ्लोराइड की कमी से, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो देखिएगा कॉपर की अधिकता से होता है विल्सन रोग, विल्सन, है ना, चेलकोसिस भी कहा जाता है इसको। ध्यान रखो विल्सन रोग से हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जब दिमाग हमारा प्रभावित होता है तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप एक और रोग हो जाता है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में होता है क्या, हमारा शरीर कंपन करने लगता है, शरीर का कांपना। देखा होगा अधिकतर ये बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है, जितना भी बूढ़े लोग होते हैं ना वो बैठे बैठे कांपते रहते हैं, आपने देखा होगा, हिलते रहते हैं, बातचीत करते तो भी हिलते हैं, है ना, तो वो पार्किंसन रोग हो जाता है उनको, बहुत ज्यादा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। अब देखो और क्या होता है विल्सन रोग में, हमारा जो लीवर है, हमारी हड्डियां हैं और हमारी आइस, हमारी आंखें, ये भी प्रभावित होती है कहीं ना कहीं, हड्डियों में धीरे धीरे छेद होने लगता है, ठीक है, और हमारी आंखों के ऊपर एक अलग से रिंग बन जाती है जिसमें देखने में हमें समस्या होती है। अब अगर बात करें हम नाइट्रेट, अब क्या होता है, जो पीने का पानी होता है ना उसमें अगर नाइट्रेट की अधिकता है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से जो रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। क्या कहा जाता है इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। अब इसमें होता क्या है, ये अधिकतर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें ये समस्या होती है। इनमें क्या होता है, इन बच्चों के दिल में छेद हो जाता है। इसको समझो, देखो देखो मान लो इसको दिल मान लो, लग नहीं रहा है लेकिन मान लो, है ना, इसको मान लो आप दायां आलिंद और ये है दायां निले, है ना, इसको हम मान लेते हैं बायां आलिंद और ये है बायां नीले, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां से सिराएं हैं, सबसे बड़ी सिरा महाशिरा, वेना कावा से जितना भी जो है अशुद्ध ब्लड आता है हमारे ब्लड, फिर क्या होता है ये CO2 युक्त होता है और इस भाग में भी CO2 युक्त होता है, और फिर यहां से फिर क्या होता है, यहां पे लंग्स जुड़ा होता है, हमारा लंग्स जुड़ा होता है, फेफड़ा जुड़ा होता है, और फेफड़े से फिर क्या होता है, हमारा ब्लड किस भाग में जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। अब देखो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, मोटा मोटा समझना में, तो यहाँ पर क्या होता है, लंग्स ने क्या कर दिया, CO2 को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को अंदर कर दिया, तो अब जो ब्लड जा रहा है ना वो ऑक्सीजन युक्त जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त, और यहां पर भी क्या है, शुद्ध रक्त, ठीक है। यहां वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व की सहायता से फिर इस भाग में आ जाता है, किसमें, बायां नीले में आ जाता है। तो इस रोग में होता क्या है, देखो इस रोग में होता क्या है, ये जो ये भाग आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेप्टम मसल्स, सेप्टम मांसपेशी, सेप्टम मांसपेशी, जो तीर मारते थे ना पहले हम दिल बना के, बस वही है सेप्टम मांसपेशी। तो इसके ऊपरी वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं।
दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच में ये जो भाग दिख रहा है यहां पर क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और इसी छेद को क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे शुद्ध हो चुका है ब्लड, अब यहां पे ब्लड शुद्ध हो गया लेकिन इन छेद की मदद से वापस से अशुद्ध हो रहा है, ये O2 युक्त वापस से इधर जा रहा है, O2 युक्त वापस से किधर जा रहा है, बायां आलिंद से दायां आलिंद में जा रहा है, यानी शुद्ध ब्लड जो है वापस से अशुद्ध हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स कहा जाता है। ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। वो बच्चा नीला पड़ जाता है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण, वो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने के कारण। अब देखो अगला अगर हम बात करें तो आयरन की अधिकता से, आयरन की अधिकता भी होगी ना शरीर में तो फेफड़े और पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आयरन की कमी से क्या होता है, आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स हमारे रक्त में पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। और आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम होता है हीमोग्लोबिन का जकड़ के रखना, हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखना, ध्यान रखिएगा। शरीर अधिक पीला पड़ जाता है, ठीक है, जितने भी हाथ पैर होते हैं ना, हमारा जो शरीर होता है वो पीला पड़ जाता है। देखो ये अगर बात की जाए ना, आयरन की मात्रा क्या है, संतुलित है, लेकिन यहाँ पर पीला पड़ गया, इसका मतलब क्या है, इसको क्या है, आयरन की कमी है, ठीक है। और आगे चलकर क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी, और खून की कमी को क्या कहा जाता है, अरक्तता या एनीमिया कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ और भी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण से जुड़ी हुई है, बाढ़ वगैरह आती है ना, या फिर जल प्रदूषित हो जाता है तो उससे फैलती बहुत सारी बीमारियां, जैसे मान लो अतिसार होता है, डायरिया, जो दूषित जल के कारण अतिसार डायरिया फैल जाता है ना, हैजा, ये सब बीमारियां आपको बायोलॉजी में पढ़ना, लेकिन मोटा मोटा तौर पे कहीं ना कहीं जल प्रदूषण से जुड़ी हुई है। एक हो जाता है हैजा, विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु की संख्या लगातार बढ़ जाती है ना, जल प्रदूषण से, तो हैजा फैल जाता है, ठीक है। एक होता है पीलिया या जॉन्डिस, ये भी क्यों होता है, जल में प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस प्रदूषित जल को हम पीते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई बीमारी की बात, और हमने देखा जल प्रदूषण मापने की विधियां और किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। अब बात कर लेते हैं हम जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1974 में आया, ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत क्या किया गया, 507 राष्ट्रीय जल स्टेशन स्थापित किए गए। ये स्टेशन क्या करते हैं, जगह जगह जाकर पानी की गुणवत्ता और मात्रा को बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। देखा होगा अपने गाँव में जो होते हैं ना, हैंडपंप वगैरह लगे होते हैं, उन पर एक रेड कलर का साइन कर दिया जाता है कुछ कुछ हैंडपंप पर। क्यों, जो रेड कलर का साइन ये बताता है कि ये पानी अशुद्ध है, इसका पानी का प्रयोग आप पीने लायक चीज़ों में ना लें, ठीक है, कपड़े धोने वगैरह में ले सकते हो, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, रेट साइन करने का या फिर उसकी गुणवत्ता को बताने का, इसको सुधार के लिए प्रयास करने का। ये 507 स्टेशन जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किए गए, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना 22 मार्च, और 2021 की थीम क्या रही थी इसकी, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। और गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, 1985 में, और आज तक हमारी गंगा जो है शुद्ध नहीं हो पाई।